परमाणु की संरचना के बारे में आप लोगों ने जो भी ख्याल बना रखे होंगे, वो ख्याल आपके मन से आज कुछ नए तथ्य आपके सामने आएंगे। क्वांटम केमिस्ट्री में हम ये समझेंगे कि वास्तविकता में परमाणु की संरचना कैसी है। तो आज आपको रियलिटी से रूबरू कराते हैं कि वास्तविकता में परमाणु की संरचना कैसी होती है। आपने सुना होगा कि परमाणु की संरचना कैसी होती है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस तरह की आपने संरचना सुनी होगी, पढ़ी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये मॉडल पहले दिए गए थे, ये पुराने मॉडल है। सोमरफील्ड का मॉडल दिया गया था। ये मॉडल दिया गया सोमरफील्ड का। तो सोमरफील्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पे भी चक्कर लगाते हैं और दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पे भी चक्कर लगाते हैं। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट हुए श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने ये मॉडल दिया। श्रोडिंगर ने जब ये मॉडल दिया था, तो जब श्रोडिंगर ने ये मॉडल दिया था, तो ये कहा था कि श्रोडिंगर ने जब ये मॉडल दिया, तो उन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र में नाभिक तो होता है, ठीक है, लेकिन उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर लगाते हैं, इस तरह की कोई भी अवधारणा उन्होंने नहीं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बादल के रूप में रहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में रहते हैं। आज तक जो आप समझ रहे थे कि परमाणु के अंदर नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, तो इस तरह की कोई भी अवधारणा नहीं थी। और सही अवधारणा यही है कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मधुमक्खी के छत्ते के समान रहते हैं। तो इस तरह की जो कहानी थी, ये श्रोडिंगर ने बताई। लेकिन श्रोडिंगर को ये कैसे अनुमान लगाया श्रोडिंगर ने कि ऐसा कुछ होता होगा, तो उसके पीछे की दो कहानी थी। और ये दो नियमों की सहायता से श्रोडिंगर ने ये मॉडल दिया। डी ब्रोगली की परिकल्पना क्या कहती थी और क्यों उन्होंने इस तरह का मॉडल दिया। तो डी ब्रोगली साहब ने दो समीकरण दिए, एक ई बराबर एम सी स्क्वायर और एक ई बराबर एच डी, क्योंकि ये दोनों ही फॉर्मूले ऊर्जा के। अगर ये दोनों ही फॉर्मूले ऊर्जा के हैं तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एम सी स्क्वायर बराबर होना चाहिए एच न्यू के, और एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू का फॉर्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा। यह एक सी से सी कट गया, तो एम सी बराबर एच अपॉन लैम्डा। तो एम सी बराबर अगर एच अपॉन लैम्डा है, तो यहाँ पे एम सी को संवेग कहते हैं, तो संवेग को पी बराबर एच अपॉन लैम्डा है। तो यहाँ पर संवेग और लैम्डा दोनों एक साथ दो चीजें आती हैं, यानी कि उसमें कण भी होता है और तरंग भी होती है। तो श्रोडिंगर ने ये सोचा कि जब उस वक्त दोनों तरह की स्थितियां हैं, कण भी है और तरंग भी है। कण और तरंग क्यों कहा, क्योंकि संवेग कण का प्रॉपर्टी है, लैम्डा तरंग की प्रॉपर्टी है। तो जब ये डी ब्रोगली ने ये समीकरण दिया पी बराबर एच अपॉन लैम्डा, तो पता चला कि पदार्थ के अंदर दो तरह की प्रकृति है। और इस ज्योति प्रकृति के बारे में ना तो ये मॉडल कुछ भी कह रहा था, ना ये कोई मॉडल कुछ भी कह रहा था। तो इस मॉडल के अंदर ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ तरंग के फॉर्म में भी रहते हैं और कण के फॉर्म में रहते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि कोई भी चीज निश्चित नहीं होती। जब कोई भी चीज निश्चित नहीं होती है, तो जब निश्चित नहीं है कोई भी चीज, तो फिर इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसे निश्चित कर सकते थे हम लोग। तो इन्होंने हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, और सिद्धांत की सहायता से श्रोडिंगर ने कहा कि ये जो परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, मधुमक्खी के छत्ते के समान या इलेक्ट्रॉन बादल के समान होते हैं। तो इस तरीके से ये संरचना, नई संरचना डेवलप हुई। और ऐसा नहीं है कि ये आज तक आपने पढ़ी नहीं। ये आपने जो 1s ऑर्बिटल सुना ना हो, ये 2s ऑर्बिटल नाम सुना, 3s, 2p, 4s, 3p, ये ऑर्बिटलों के नाम जो आपने सुने, ये सब इसी मॉडल की देन है। लेकिन आप लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया। जब हम 11th में पढ़ते हैं तो इतना ध्यान नहीं देते हैं, जबकि हम पूरा जो भी पढ़ रहे होते हैं वो इसी मॉडल की हेल्प से पढ़ते हैं। आप एनसीईआरटी को खोल के देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, ये स्ट्रक्चर भी दिखाई देगी, ये संरचना सब कुछ दिखाई देगा जो हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन उस समय पे स्टूडेंट इतना ध्यान नहीं देता है, तो इसी की वजह से उनको ये पता नहीं होता है। तो अब हम आगे बात करें कि ये जो स्ट्रक्चर है, और कुछ स्ट्रक्चर ऐसे देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये एस ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर है,
ये देखो s ऑर्बिटल की, ये p ऑर्बिटल की, ये d ऑर्बिटल की। तो आपको ये बताया होगा ये d ऑर्बिटल की से p ऑर्बिटल है। तो ये सब स्ट्रक्चर कैसे बनी, इनको बनाने का क्या तरीका है। तो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हमें यही पढ़ना होता है, क्वांटम रसायन के अंदर हमें यही पढ़ना है कि ये संरचना कैसे बनी, कहाँ से आई, इनका क्या मतलब होता है, क्या चीज होती है। तो श्रोडिंगर ने जब अपना ये मॉडल दिया था तो उन्होंने दो शब्दों के बारे में विशेष जोर दिया, एक ऑर्बिटल और दूसरा नोड। तो उन्होंने दो चीजों के बारे में बहुत यूज किया उन्होंने। एक शब्द है ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि ऑर्बिटल एक 3D स्पेस होता है, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों अक्षों में एक ऐसा स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ये ऑर्बिटल एक ऐसा स्थान होता है 3D स्पेस के अंदर जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि नोड क्या है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जब सबसे कम होती है, ऐसे स्थान को नोड कहते हैं। तो जब हम ऑर्बिटल और नोड दोनों की बात करते हैं तो ये दोनों ही चीजें जो है बहुत अपने आप में विशेष महत्व रखती हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये जो नोड आपने 1s ऑर्बिटल देखा, ये 1s ऑर्बिटल कहाँ से आया, ये 2s ऑर्बिटल जो आप देखते हैं वो 2s ऑर्बिटल कहाँ से आया, तो 1s ऑर्बिटल कैसे आया था। तो सबसे पहले 1s ऑर्बिटल से जानने से पहले कुछ बातें आपने पढ़ी हो क्वांटम संख्याएं। तो एक वैल्यू होती है n की, एक वैल्यू होती है l की। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि n क्या होता है और l क्या होता है। n के बारे में आपने 11th में पढ़ा होगा कि इसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। l के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसे द्विगुणित क्वांटम संख्या कहते हैं। जो 2s में 2 लिखा है ये इस n को रिप्रेजेंट करता है। अगर कहीं पे 5s लिखा है तो इस 5s में 5 का मतलब n बराबर 5। इसी तरीके से इस l के मतलब होते हैं, l का मतलब s p d और f लिखने से। l का मतलब किससे लिखने से, s p d f को लिखने से। अगर s लिखा है तो इसका मतलब l बराबर 0 होता है, p लिखने का मतलब l बराबर 1 होता है, d लिखने का मतलब l बराबर 2 होता है, f लिखने का मतलब ये 3 होता है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि n और l का क्या मतलब है। फिर जब हम इसको समझना है अगर ध्यान से, तो n और l की वैल्यू आपको समझ में आ गई होंगी। 1s 2s और ये ऑर्बिटल कहाँ से आए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये 1s 2s और 3s ऑर्बिटल कहाँ से आए। तो सबसे पहले आप देखिए कुछ ये डाटा लिखा हुआ है आपके साथ, क्या लिखा हुआ है, इसे कहते हैं तरंग फलन साई। और इस साई तरंग फलन से, ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण से आए सब डाटा, एस साई बराबर ई साई समीकरण। हम आगे इस सीरीज के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आगे इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या है। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि ये जो साई है इससे हम ऑर्बिटलों के बारे में पता कर लेते हैं कि क्या ऑर्बिटल है और कौन से, इसका मतलब क्या है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, IIT जैम में तो कई बार पूछा जाता है यहाँ से, और अब ग्रेजुएशन वगैरह में भी लगातार पूछा जाता है, BSc वगैरह में भी पूछा जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। तो ये जरा इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये लिखा है 3/a0 की पावर 2/a0 की पावर 3/2 e की पावर माइनस के r/a0, ये लिखा हुआ है। तो इस समीकरण का क्या मतलब है, ये क्या बताना चाह रहा है। तो इसको जानने के लिए कॉमन साई का रेडियल पार्ट देखते हैं। साई जो वेव फंक्शन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक रेडियल पार्ट होता है और एक एंगुलर पार्ट। तो जो साई का रेडियल पार्ट वो कैसा होता है, सबसे पहले तो उसमें एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है, ये आपको दिख रहा है 2/a0 की पावर 3/2। दूसरा इसमें पॉलिनोमियल लिखा होता है, पॉलिनोमियल लिखा होता है, पॉलिनोमियल का मतलब ये लिखा, तो पॉलिनोमियल लिखा होता है। तीसरा आर की पावर लिखी होती है कुछ, देखो जैसे आर की पावर 1 लिखी है, यहाँ आर की पावर 1 लिखी है, यहाँ आर है नहीं, पॉलिनोमियल है लेकिन आर नहीं, तो आर की पावर कुछ लिखी होती है वो एल के रूप में रिप्रेजेंट की जाती है। और चौथा पार्ट होता है ई की पावर माइनस के जेड आर बाई 10a0, इट इज द
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस इक्वेशन को अब इससे तुलना करेंगे तो सब वैल्यू आपको पता चलेगी। जैसे अब इस इक्वेशन को देखें, इस वाली, ये वाली, इसमें एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हो गया, पॉलिनोमियल इसमें है नहीं, तो अब जरा देखेंगे कि आर की पावर एल लिखा है, यहाँ आर की पावर कुछ भी नहीं है तो जीरो लिखा, तो यहाँ आर की पावर क्या ले लीजिए, जीरो, तो यहाँ एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, एल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो, और यहाँ जेड आर बाई एन ओ नॉट की जगह पे यहाँ एक लिखा है और यहाँ भी एक लिखा है, तो जेड की जगह पे भी एक है और एन की जगह पे भी एक है। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ रहा है। एक बार दूसरी इक्वेशन देखते हैं। देखो इसमें एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, ये पॉलिनोमियल हो गया, इसके बाद यहाँ भी आर की पावर कुछ नहीं लिखा है तो आर की पावर जीरो मानेंगे, और लिखा है ई की पावर माइनस के आर अपॉन टू ए नॉट। तो देखो जरा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ये हो गया, पॉलिनोमियल ये हो गया, आर की पावर जीरो का मतलब यहाँ एल बराबर जीरो है और एन बराबर क्या है, टू है, और जब ये वैल्यू इन इक्वेशनों से लिख ली तो हमने इनसे ऑर्बिटल का निर्माण किया, तो इसका मतलब एन बराबर वन और एल बराबर जीरो है, इसका मतलब एन बराबर टू, एल बराबर जीरो है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ इक्वेशन लिख के इस साई का में एन और एल का मान क्या होगा, तो आप बताते हैं, बताइएगा। एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, पॉलिनोमियल, आर की पावर वन, ई की पावर माइनस के जेड आर बाई फोर ए नॉट। तो इस इक्वेशन का क्या मतलब है, इसमें एन की वैल्यू कितनी है, तो देखो जरा, वही मैंने तुलना करवाने के लिए कहा था, किससे तुलना करनी है, पाई रेडियल की तुलना, एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, एक पॉलिनोमियल और एक आर की पावर एल और ई की पावर माइनस के जेड आर बाई एन ए नॉट। तो तुलना करेंगे, आर की पावर एल है या आर की पावर वन, तो एल की वैल्यू सीधा सीधा क्या हो गया, वन, तो एल बराबर क्या हो गया, वन, और यहाँ एन की वैल्यू क्या आ गई, फोर, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, फोर। तो इससे पता चला कि ऑर्बिटल कौन सा है, फोर तो क्वांटम नंबर है, एल बराबर वन का मतलब बताया था पी ऑर्बिटल, एस का मतलब जीरो था, एल बराबर जीरो, वन टू का मतलब डी था और थ्री का मतलब एफ था, तो एल बराबर वन का मतलब क्या हो गया, पी। तो ये जो आपने बना रखा है वो किसके लिए है, साई का मान फोर पी के लिए। ऐसे ही अगर आपसे एक वैल्यू और दिए जाए और एक क्वेश्चन और दिया जाए ऐसा ही, तो ऐसा कहा जाए कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट अल्फा माइनस आर, आर की पावर जीरो और ई की पावर माइनस के जेड आर बाई टू ए नॉट है, तो ये किसके लिए है, तो फिर से वही, तो आप क्या करेंगे, साई रेडियल तुलना कैसे करते हैं, नॉर्मलाइजेशन पॉलिनोमियल, आर की पावर एल, ई की पावर माइनस के जेड आर बाई एन ए नॉट। तो तुलना करी, आर की पावर एल की जगह क्या है, आर की पावर जीरो, एल बराबर क्या हो गया, जीरो, एल बराबर जीरो का मतलब कौन सा, वो तो हो गया एस, एन की जगह पे यहाँ क्या है, टू, तो एन बराबर क्या हो गया, टू, तो कौन सा ऑर्बिटल हो गया, टू एस। अब हम, एक तो पहला तरीका हमारा कि हमारे पास वेव फंक्शन है, उस वेव फंक्शन से इस ऑर्बिटल को फाइंड करना है। एक दूसरा तरीका हमारे पास है कि हमारे पास ऑर्बिटल दे रखा है और उससे वेव फंक्शन लिखना है, तो कैसे निकालेंगे ऑर्बिटल से वेव वेव फंक्शन, तो देखो जरा, आपको हम समझाते हैं कि कैसे निकालते हैं, साई रेडियल कैसे लिखते हैं। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमें लिखना नहीं, ये इक्वेशन को सॉल्व करके आता है। दूसरा पॉलिनोमियल लिखना, तो पॉलिनोमियल लिखने का आपको सिंपल तरीका बताते हैं, कैसे लिखते हैं। पॉलिनोमियल में आर की पावर देखनी होती है, पॉलिनोमियल में किसकी पावर देखनी होती है, आर की, जैसे एक ब्रैकेट है अल्फा माइनस आर, तो इसका मतलब एक पॉलिनोमियल, बीटा माइनस आर दो पॉलिनोमियल, गामा माइनस आर तीन पॉलिनोमियल हो गए, डेल्टा माइनस आर चार पॉलिनोमियल हो गए। तो ये संख्या कैसे पता चलेगी कि हमें कितने पॉलिनोमियल लिखने, इसके बारे में बात करें। आर की पावर एल तो आपको पता ही है, और ई की पावर माइनस के जेड आर बाई एन ए नॉट।
अब देखो n की वैल्यू ऑर्बिटल के पता चल जाएगी। जैसे अगर आपसे कहा जाए 4p, तो इसमें n की वैल्यू कितनी है 4, l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है 1, अभी बताया। तो n बराबर 4 और l बराबर 1। तो इनके लिए अगर इस इक्वेशन को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले l इक्वल टू 4, l इक्वल टू 1। तो सबसे पहले साई रेडियल पार्ट, आपको n पता नहीं है, पोलिनोमियल अभी लिखना सिखाएंगे आपको। r की पावर क्या लिखी जाएगी, l की जगह पे क्या आएगा 1, e की पावर माइनस के जेड आर बाई n की जगह पे क्या लिखा जाएगा 4a0। इतना आपने लिखना सीख लिया, बस कितना रह गया, पॉलिनोमियल लिखना सीखना है। तो पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं? तो पॉलिनोमियल लिखने के लिए हम n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू निकालते हैं, जो कि नोड को रिप्रेजेंट करता है। हम आपको सिखा रहे थे कि नोड एक ऐसा स्थान है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है। तो n माइनस l माइनस 1 से हमें क्या पता चलता है, नोड पता चलता है। तो देखो n की वैल्यू कितनी है 4, l की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 1, कितना आ गया 2। तो कितने नोड आएंगे 2, तो यानी कितने पॉलिनोमियल लिखने 2। तो क्या लिखेंगे अल्फा माइनस आर बीटा माइनस आर। इट इज अ कंप्लीट वेव फंक्शन फॉर 4p ऑर्बिटल। इसी तरीके से अगर 3s ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन लिखना है तो n बराबर मैंने आपको कहा 3, l बराबर क्या था 0 और n माइनस l माइनस 1 निकालना है। तो 3 माइनस 0 माइनस 1 कितना आ गया 2। तो साई रेडियल लिख रहा है, बड़ा आसान है। सबसे पहले एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, पॉलिनोमियल कितने लिखे जाएंगे 2, तो अल्फा माइनस आर बीटा माइनस आर और ई आर की पावर, यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है 0, ई की पावर माइनस के जेड आर बाई एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 3 है, तो 3a0। इट इज अ कंप्लीट रेडियल वेव फंक्शन फॉर किसके लिए 3s ऑर्बिटल के लिए। तो आप किसी भी ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन लिख सकते हैं। तो ट्राई करिएगा वेव फंक्शन लिखने के लिए। जैसे अगर आपसे कहा जाए क्यों 1s के लिए लिखिए, तो 1s में n बराबर 1, l बराबर 0, s ऑफ कोर्स के लिए l बराबर 0, इसके लिए n बराबर 2, l बराबर 0, 2p के लिए n बराबर 2, l बराबर 1। यहाँ n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस 0 माइनस 1 कितना हो गया 0। यहाँ पे देखो 2 माइनस 0 माइनस 1 कितना आ गया 1। यहाँ पे देखो 2 माइनस 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। अब इन तीनों के लिए वेव फंक्शन लिखना, तो साई ऑफ रेडियल पार्ट कैसे लिखते हैं? सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ये किसके लिए लिख रहे हैं 1s के लिए। 1s के लिए नोड कितने आ रहे हैं, देखो 1s के लिए कितने नोड आ रहे हैं 0 नोड, कोई पॉलिनोमियल नहीं लिखा जाएगा। फिर क्या लिखा जाएगा आर की पावर कितनी लिखी जाती है तो 0, ई की पावर माइनस के जेड आर बाई एन की वैल्यू कितनी है 1a0, ये 1s के लिए हो गया। ऐसे ही अगर आपको साई 2s के लिए लिखना है रेडियल पार्ट, तो कैसे लिखेंगे, फिर वही नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। 2s के लिए नोड कितने आ गए 1, तो एक पॉलिनोमियल लिख गया अल्फा माइनस आर। दूसरा आर की पावर 0 लिखी जाएगी क्योंकि एल की वैल्यू 0, और ई की पावर माइनस के जेड आर बटे एन की वैल्यू कितनी है 2, तो 2a0। इट इज द साई 2s। इस तरीके से आप किसी भी ऑर्बिटल के लिए लिख सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 3p के लिए ना, तो 3p के लिए कैसे लिखेंगे, n बराबर 3, l बराबर 1, 3p का मतलब l बराबर 1, तो n माइनस l माइनस 1 निकालो जरा इसमें, तो 3 माइनस 1 माइनस 1 कितना आ गया 1। तो देखिए जरा साई 3s 3p, तो कितना नोड है 1, तो एक नोडलाइजेशन कांस्टेंट 1 नोड का मतलब अल्फा माइनस आर, आर की पावर l का मतलब 1, ई की पावर माइनस के जेड आर बाई एन की वैल्यू कितनी है 3a0। ये वेव फंक्शन किसके लिए लिख गया है 3p के लिए। तो आज से आप ये समझना सीख गए हैं कि जब भी किसी भी जगह पे इस तरह का वेव फंक्शन लिखा हो तो वहां से n की l की वैल्यू कैसे निकालेंगे और वहां से रेडियल नोड कैसे निकालेंगे। ये रेडियल नोड कहलाते हैं। जितने भी ये यहाँ पे पॉलिनोमियल होते हैं उतने ही यहाँ नोड होते हैं। इसका मतलब ये है कि इतनी जगह ऐसी हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है, यानी कि यहाँ एक जगह ऐसी है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में साई लिखना सीखा है कि साई कैसे लिखा जाता है, उसका रेडियल पार्ट कैसे लिखा जाता है।
तो हमने कुछ वेव फंक्शन को समझाने का प्रयास किया है कि साई क्या चीज होती है, इसके बारे में आगे की क्लासों में चर्चा करते हैं। थैंक यू।